देखिए, कुछ बेसिक गलतियां हैं जिनको हम लोगों ने भी किया, लेकिन आगे जाके एक्सपीरियंस ने बताया कि इन गलतियों को यदि सुधारा जा सकता था तो शायद और बेहतर किया जा सकता था। तो उसमें सबसे बड़ी पहली गलती होती है कि मटेरियल्स की भीड़ जुटाना। हम किसी एक मटेरियल पर भरोसा नहीं करते हैं, और मेरे पापा अक्सर एक बात कहते हैं कि बेटा, जिस चीज़ पे भरोसा ना हो वहाँ से सफलता की उम्मीद ही नहीं हो सकती है। अरे क्या बात है, बहुत बहुत सही बात बोली सर आपने। जहाँ दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम इस उम्मीद में आंसर नहीं लिखते हैं कि वन डे विल कम मैं सीधे यूपीएससी में एक मॉडल उत्तर लिखूंगा। तो मेरा मानना है कि जो भी लिखते रहिए, लिखना ही इसमें सफलता की सबसे बड़ा शर्त है। आज हमारे देश में एक थोड़ा कहीं ना तो कहीं हम देख रहे हैं कि इतना ऑनलाइन क्रेज बढ़ चुका है कोचिंग का कि सब लोग सीधे बनी बनाए परोसे हुए खाना खाना चाहते हैं, कोई भी पेपर पढ़ना नहीं चाहता। अभी तक 2 अटेम्प्ट दिए हैं। 2019 में मैंने एक बार इंटरव्यू भी दिया है, और अगले साल मेरा अनफॉर्चुनेटली सीसेट नहीं हुआ, फिर मैं तीसरा अटेम्प्ट देने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा फाइनल सिलेक्शन 3 नंबर से नहीं हुआ, तो ये तो नहीं बताया जा सकता है कि कहाँ पे एक्चुअली कमी रही, लेकिन फाइनल जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, माना जाए कि पूरी तैयारी में कहीं ना तो कोई सोता तो छूटा ही होगा। ऑप्शनल चूज करते समय हमें सबसे ज़्यादा एक बात पे फोकस करने की ज़रूरत है, इंटरेस्ट और अंक। हाँ। क्योंकि फाइनली हम यहाँ विद्वान बनने तो आए नहीं हैं। विद्वान बनने के लिए पूरा जीवन बाकी है। हम फोकस करें सबसे पहले एग्ज़ाम निकालने पर। और हेलो दोस्तों, तो आज आए हम मुखर्जी नगर में, ढक्का वाले एरिया में है, और वहाँ पे हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट से बात करने वाले हैं जिनका 2019 के अंदर इंटरव्यू कॉल हुआ था, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो मेरा नाम है सुरेश कुमार, और आप जिस तरीके से इस चैनल पे देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियो हमने डाले हैं। इस बार हम आपको एक नए तरीके से अच्छे एस्पिरेंट से मिलवाने की कोशिश करेंगे। आइए, अंदर ही रूम में खाना बनाते हैं। ये इनका गैस लगा हुआ है, ये टंका है, और यहीं पे ये खाना बनाते हैं और यहीं पे रहते हैं, यहीं पे पढ़ाई करते हैं, और एक्स्ट्रा टाइम में ये लाइब्रेरी भी जाते हैं, और लाइब्रेरी में इनका सारा सामान रहा हुआ है। तो जो पढ़ाई का सारा जो सामान है वो लाइब्रेरी में रहा है, और यहाँ पे सिर्फ ये सोने के लिए ही आते हैं मेनली। और ये इन्होंने अपने 5 सिद्धांत लिख रखे हैं जिन पे गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी इस पे अमल करते हैं, और ये इन्होंने बहुत अच्छा सा यहाँ पे भी लिख रखे हैं बहुत सारी चीज़ें। और जिस तरीके से आप रूम देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा रूम है, और बहुत ही कम रेंट में इन्होंने अपना मैनेज कर रखा है। और यहाँ पे इन्होंने अपनी अलमीरा में किताबें रख रखी हैं, और ये कुछ नावल भी पढ़ते हैं, जिस तरीके से देखने से लग रहा है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, बट इंग्लिश की काफ़ी सारी बुकें इन्होंने रखी हुई है। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होने के बाद भी यूपीएससी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। हमारे साथ बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है जिससे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। तो सर, आप एक बार अपना नाम बता दीजिए। आप? मैं इंद्रजीत चौबे, बक्सर बिहार से हूँ। ओके। ये जैसा कि इन्होंने बताया, ये बिहार ज़िले से हैं, और बिहार में यूपीएससी का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ रहता है, और यूपीएससी के लिए बहुत बच्चे बिहार से दिल्ली आते हैं पढ़ाई करने के लिए। जैसा अब आप बताइए मुझे कि आपने कितने अटैम्प्ट दे दिए हैं, और अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन आपकी कैसे चल रही है? मैंने अभी तक 2 अटैम्प्ट दिए हैं। 2019 में मैंने एक बार इंटरव्यू भी दिया है, और अगले साल मेरा अनफॉर्चुनेटली सीसेट नहीं हुआ, फिर मैं तीसरा अटैम्प्ट देने की तैयारी कर रहा हूँ। ओके। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने इंटरव्यू भी दिया है, ये बहुत ही अच्छी बात है, बट अनफॉर्चुनेटली आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो क्या लगता है आपको, क्या वजह रही होगी कि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है? क्या आपके मेंस में कम नंबर थे, या फिर प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी? क्या लगता है आपको? मेरा फाइनल सिलेक्शन 3 नंबर से नहीं हुआ, तो ये तो नहीं बताया जा सकता है कि कहाँ पे एक्चुअली कमी रही, लेकिन फाइनल जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, माना जाए कि पूरी तैयारी में कहीं ना तो कोई सोता तो छूटा ही होगा। नहीं, जैसे कि मेंस में कौन सी जगह पे कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें कम नंबर थे, उसकी वजह से 3 नंबर रह गए हैं? मतलब क्या लगता है आप, जैसे या जीएस 4 में कमी रही है, या फिर ऑप्शनल में, या फिर ऐसे में? एक्चुअली मैंने हिंदी मीडियम से पेपर दिया था, और पेपर 2 पेपर 3 कहीं ना तो कहीं हिंदी मीडियम में वो कम नंबर उसमें आते हैं। हाँ। तो मुझे पेपर 2 में 67 और पेपर 3 में 72 नंबर आए थे, जो कहीं ना तो कहीं ज़्यादा मुझे लग रहा है कि नुकसान उन्हीं के कारण हुआ था। ओके ओके। तो चलो कोई बात नहीं, इस आगे के लिए बेटर लक जा सकता है। इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रेप लैडर यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर अभी लाइव सेशन चल रहे हैं। यह लाइव सेशन इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टीज़ द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 15 तारीख जो स्टूडेंट 15 तारीख को अच्छे से लाइव सेशन ज्वाइन करेगा, और लाइव सेशन ज्वाइन करने के बाद
मैं आपको एक सरप्राइज़ क्वेश्चन पूछूंगा और इस सरप्राइज़ क्वेश्चन का जो स्टूडेंट सबसे पहले आंसर देगा उसे 6 मंथ का फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन मिलेगा प्रेप लैडर टीम द्वारा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 15 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक केवल हम 4 स्टूडेंट को 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करें। आपके सामने सरप्राइज क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दें और सही आंसर देने वाले को सबसे पहले और सबसे सही आंसर देने वाले को 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों प्रेप लैडर यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर 18 तारीख को शाम 5 बजे से 6 बजे तक लाइव सेशन चलने वाला है। और दोस्तों अच्छे से लाइव सेशन ज्वाइन करें और मैं उसके बाद मैं आपको एक और सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा। तो दोस्तों इस लाइव सेशन को मिस मत करना और अच्छे से ज्वाइन करें और अपनी यूपीएससी की जर्नी को बहुत ही सरल बना सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ पढ़ाई के लिए देखा जाए तो भतरा मुखर्जी नगर काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण हम यहाँ से वहाँ जाके कोई मटेरियल अपडेट होता है तो वहाँ से चीज़ों को लाके आसानी से कर सकते हैं। और रही तैयारी, तो इस तैयारी में एक लंबे समय तक खुद तैयारी करनी होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपनी तैयारी के लिए आपका फोकस कहाँ है, तो उसके लिए हम लोग लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। ओके, सो आप ऑप्शनल क्या है आपका, लाइक ऑप्शनल में आप क्या बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, आपका ऑप्शनल कैसा है और मतलब आपने किस तरीके से ऑप्शनल चूज़ किया, उसमें कैसे प्रिपरेशन की, वो सारा एक बार हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए ताकि उनके बहुत हेल्प हो जाएगी ऑप्शनल चूज़ करने में। मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है और वो मतलब हिंदी माध्यम में वो स्कोरिंग पेपर माना जाता है। ऑप्शनल चूज करते समय हमें सबसे ज़्यादा एक बात पे फोकस करने की ज़रूरत है, इंटरेस्ट और अंक। हाँ। क्योंकि फाइनली हम यहाँ विद्वान बनने तो आए नहीं हैं, विद्वान बनने के लिए पूरा जीवन बाकी है। हम फोकस करें सबसे पहले एग्ज़ाम निकालने पर, और जिस पेपर में यदि ज़्यादा स्कोर उठ रहे हैं तो उस पेपर की तरफ हम बढ़ें। थोड़ी सी यदि प्रयास करने के बाद उस पेपर में इंटरेस्ट आ जाए तो उसको कैरी करना मेरे देखने से ज़्यादा बेहतर होगा, और फिर हम अपने रुचि को, अपने एम्बिशन को आगे लेके जाते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि पेपर चूज करते समय सबसे ज़्यादा देखना है कि किस में स्कोर ज़्यादा उठ रहे हैं, मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बहुत सारे बच्चे होते भी हैं जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करते हैं, या फिर किसी को लगता है कि उनका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वही वो आगे यूपीएससी ऑप्शनल के लिए परस्यू कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहिए, क्या ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ले या फिर इंटरेस्ट देखें, या फिर क्या फैक्टर रहेंगे? मेरा मानना है कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को यदि आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ जाइए कि जैसे मैंने हिंदी में सोशियोलॉजी किया और उससे, या पॉब किया हिंदी में और उससे यदि लेना चाहते हैं ऑप्शनल यूपीएससी में, तो थोड़ा कहीं ना तो कहीं हिंदी माध्यम में 10-20 नंबर का जो अंतर आ जाता है वो सिलेक्शन से बाहर कर सकता है या काफ़ी नीचे रैंक ला सकता है। तो मेरा मानना है कि हम अपने एकेडमिक नॉलेज को इससे थोड़ा अलग रखें, क्योंकि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़के हैं यदि वो जिद करके बैठे कि हम कंप्यूटर साइंस लें और वो सब्जेक्ट है ही नहीं बिल्कुल 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 सही। तो मेरा मानना है कि हमें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग चला जाए, ना कि हमारी पहले की क्या पढ़ाई रही है उसके अकॉर्डिंग जिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने ऑप्शनल के बारे में बताया, थोड़ा जीएस के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके अलावा एसए के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं ना। जिस तरीके से जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ थोड़ा सा, आपकी जैसे हिंदी की कॉपियाँ मैंने देखी है, आपकी राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो थोड़ा राइटिंग स्किल के बारे में भी आप बता देंगे व्यूअर को तो ज़्यादा अच्छा होगा। मित्रों, मैंने अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एक तरीका अपने भैया से सीखा था, डायरी लेखन का। एग्जैक्टली होता क्या है कि एक बड़े समूह के साथ कि वो लिखना चाहते हैं, उनके माइंड में ऑप्शन पॉइंट रहते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली उससे टू द पॉइंट लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि देयर इज अ लैक बिटवीन माइंड एंड राइटिंग। ऑब्वियसली। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मैंने प्रायोरिटी पे दिया डायरी लेखन को। मैं पर डे डायरी लिखता था, और डायरी लिखते लिखते एक दिन मेरे साथ ऐसा होने लगा था कि व्हाट एवर आई थिंक आई वुड बी एबल टू राइट दैट। तो धीरे धीरे मुझे इसका फ़ायदा होने लगा, और मुझे लग रहा है कि डायरी लेखन ने कहीं ना तो कहीं मेरे भाषा को एक नया रूप दिया। और बाकी सर, मैंने किताबों को पढ़ा, चीज़ों को पढ़ा, बाकी मैटर रहेगा तो आप लिख लेंगे, लेकिन डायरी लिखना मेरे देखने से एक अच्छा रहा है। तो जिस तरीके से आपको लगता है कि एक्सप्रेशन करना अपने आप में बहुत बड़ी कला है, आप पढ़ते बहुत कुछ है लेकिन उसको लिखना कितना लिख पाते हैं वो मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस के साथ ही इवॉल्व होगी। जी।
ठीक है, तो अब आप हमें बताइए, थोड़ा जीएस के बारे में डिस्कस करते हैं कि जीएस आपने कहाँ से पढ़ा, किस तरीके से मटेरियल फॉलो किए, बुक्स तो आपने बहुत सारी फॉलो की होगी, कौन सी मेन बुक है जो करनी चाहिए? देखिए, एक चीज़ है कि सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत जिस बात पे देनी है वो कि हमारा कंसेप्ट कितना क्लियर है। बिल्कुल, क्वालिटी इज़ मैटर, क्वांटिटी इज़ नॉट मैटर। ऑब्वियसली। हम कितनी बुकों को पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, नोट्स को पढ़ते हैं, लेकिन यदि फंडामेंटल राइट्स के फीचर हमसे पूछे जाए मुझे याद नहीं है तो इट्स कंसर्निंग इशू। फिर वो मतलब नहीं और हम किताब ना पढ़े, किसी नोट्स को ही पढ़ें और मुझे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा जाए और मैं अच्छे से उसके बारे में यदि बताने में सक्षम हूँ तो दैट्स गुड फॉर मी। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ पढ़ें, एक प्रेपर अपना नोट्स होना चाहिए और उसके बाद हमें बेसिक बुक की तरफ जाना चाहिए, ना कि लोक लुभावनी बुकों की तरह। जैसे बेसिक बुक एनसीईआरटी हो गई, कुछ जैसे लक्ष्मीकांत की बुक हो गई, कुछ बुकों की तरफ जाना मेरे देखने से ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से सर आप बताया आपने, तो आपने एक बार कोचिंग ले ली है ऑलरेडी, तो जिस तरीके से यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है 2021 के पेपर और 2020 के पेपर को देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि कोचिंग करना रिलेवेंट होगा, कितना रिलेवेंट होगा, इसके बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बताएं। देखिए सर, मैंने तो कोचिंग से ही पढ़ाई की है, तो एग्जैक्टली कोचिंग के ड्रॉबैक के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ ज़्यादा, क्योंकि क्या है कि कोचिंग ने ही मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं थी यूपीएससी के बारे में। जब आया तो धीरे धीरे सिलेबस क्या होता है, मैटर क्या होता है, ये सब कोचिंगों से ही जाना। लेकिन यदि आप अपने से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा कि आप कोचिंग ना ज्वाइन करिए तो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज तो जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपका इवेलुएसन होना ज़रूरी है। जैसे हम लोग क्लास करते थे तो हम लोग का इवेलुएसन बार बार कॉपी का हो जाता था, लेकिन यदि हम कोचिंग नहीं करना चाहते हैं तो गो थ्रू बेसिक बुक्स एंड टेक एनी नोट्स ऑफ द एनी रिकॉग्नाइज क्लास और उसको फॉलो करिए, अपना बना लीजिए। मेरा मानना है कि यदि नोट्स हमारे पास अपना नहीं है ना, तो किसी दूसरे के नोट्स को हम थोड़ा सा संशोधित करके, चीज़ों को कुछ हटा के, कुछ जोड़ के उसे अपना नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि हमें इस पर फोकस करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा थोड़ा यूपीएससी में जिस बात पे जोर देने की ज़रूरत है कि आपको यहाँ तैयारी में एक लंबा समय लगने वाला है, तो सबसे पहले आपको अपने पे विश्वास होने की ज़रूरत है, आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा क्योंकि रहती है यहाँ हर समय एक एग्ज़ाम किसी कारणवश, मेरा सीसैट नहीं हुआ सोचिए 1 साल, अब 1 साल अगला लगभग कहीं ना तो कहीं लगता है कि 1 साल क्या करेंगे, और वो पूरे 1 साल मोटिवेशन को बना के रखना, विल पावर को बना के रखना एक चैलेंजेबल कार्य है। लेकिन फिर भी जब इतना बड़ा पोस्ट लेना है तो इतना चैलेंज तो होना ही चाहिए लाइफ में। बिल्कुल। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कोचिंग्स करना और नहीं करना वो अपने आप पे स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, बट टेस्ट सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ और प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन को आंसर राइटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यूपीएससी में। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, जो भी देख रहे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि कोचिंग्स करें या ना करें, लेकिन टेस्ट सीरीज़ हमेशा ज्वाइन करें, ठीक है। तो अब आप हमें बताइए थोड़ा कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे बच्चे रह के क्या क्या स्ट्रगल करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। बाहर बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती है लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है आपके साथ में, किस तरीके से मोटिवेशन लैक करते हो, अपने आप के मोटिवेट करने के लिए क्या क्या करते हो आप, ये वाली सारी चीज़ें। सर एक बात बताएं, मोटिवेशन कहाँ से इम्प्रूव किया था, ये तो कोई एग्जैक्टली कोई कारण एक नहीं हो सकता है, लेकिन ये बात होती है कि कई बार मोटिवेशन आदमी अपने परिवार से सीख लेता है कि मेरे पापा जब स्ट्रगल करके इतना कर रहे हैं तो हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। कई बार मोटिवेशन अपने किसी दोस्त मित्र का सिलेक्शन हो जाने से हो जाता है। तो मोटिवेशन के कई पहलू हैं, कई सूत्रों से मोटिवेशन गुथा हुआ है। तो यहाँ हब एंड स्पोक मॉडल की तरह काम करता है कि कब किस स्पोक के द्वारा आपको टाइट किया जाता है। तो फाइनली एक चीज़ है कि आधे से ज़्यादा मोटिवेशन हमारी स्टडी पे निर्भर करता है। हम लोग फील करते हैं कि किसी दिन यदि 8 घंटे बढ़िया से पढ़ाई हो जाए तो उस दिन मोटिवेशन लेवल पीक पर रहता है, और किसी दिन पढ़ाई ना होना तो कितने भी अच्छे मोटिवेशन लो ग्राउंड पे चला जाता है। तो कहीं ना तो कहीं दिखता है कि कई फैक्टर पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी एक है कि मोटे तौर पे अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में, जब डाउन एंड डस्क होता है तो अप्स एंड डाउन तो लाइफ में होंगे ही होंगे, तो ये सबसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सर जी, जैसे यूपीएससी के पैटर्न की बात करें हम, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा डल साउंड होता है ये यूपीएससी वाला भी। जिस तरीके से माहौल बना हुआ है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, उनका सिलेक्शन कम हो रहा है, तो कहाँ कमी लगती है आपको? क्या लगता है कि जैसे आप भी बता रहे हैं कि आप इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, मतलब क्या रीज़न लगता है आपको? देखिए, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में जो कंपैरिजन होता है ना, उसमें कहीं ना तो कहीं इंग्लिश माध्यम कई सूत्रों में आगे निकल जाता है।
आप अनुवाद देखिए तो पेपर ओरिजिनली बनता है इंग्लिश में, ट्रांसलेट होता है हिंदी में। हिंदी में बिल्कुल। तो गूगल ट्रांसलेशन जो एसेंस है ना, कहीं ना तो कहीं उसको एग्जैक्ट रूप में रख नहीं पाता है। 100% नहीं है, जैसे 90 to 92% है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो सकता है इंग्लिश के लिए एक बड़ा। तरीके से सर मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया है, बट सर एक दो क्वेश्चन और है जो मैं पूछना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए, जो नए व्यूअर्स हैं, न्यू एस्पिरेंट है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए, और क्या चीज़ करनी चाहिए जो उनको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करवाएं और यूपीएससी की जर्नी में उनको काफ़ी फ़ायदा हो सके। देखिए, कुछ बेसिक गलतियां हैं जिनको हम लोगों ने भी किया, लेकिन आगे जाके एक्सपीरियंस ने बताया कि इन गलतियों को यदि सुधारा जा सकता था तो शायद और बेहतर किया जा सकता था। तो उसमें सबसे बड़ी पहली गलती होती है कि मटेरियल्स की भीड़ जुटाना। हम किसी एक मटेरियल पर भरोसा नहीं करते हैं, और मेरे पापा अक्सर एक बात कहते हैं कि बेटा जिस चीज़ पे भरोसा ना हो वहाँ से सफलता की उम्मीद ही नहीं हो सकती है। अरे क्या बात है, बहुत बहुत सही बात बोली सर आपने। जहाँ चाहे जिस टीचर से हम पढ़ते हैं उस टीचर पे हमें भरोसा करना होगा। हम जब बुक पढ़ते हैं तो एटलीस्ट उस बुक पे भरोसा करें, क्योंकि भरोसा ही तो वो उम्मीद है, वो नाव है जिसके सहारे हम किसी नदी की इस किनारे से उस किनारे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने मटेरियल्स को कंसाइज करिए और गो थ्रू क्वालिटी, नॉट फॉर क्वांटिटी। बिल्कुल एक लिमिटेड नोट्स हो, उसका बार बार रिवीजन हो। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम इस उम्मीद में आंसर नहीं लिखते हैं कि वन डे विल कम, मैं सीधे यूपीएससी में एक मॉडल उत्तर लिखूंगा। ऐसा कभी हो ही नहीं पाता सर, प्रैक्टिस इसी उम्मीद में कहीं ना तो कहीं हम धीरे धीरे जो एक टाइम बिल्डिंग समय होता है, जो अपने मटेरियल के कारण, जो अपने समय में हमें सबसे पास जो समय होता है कि आंसर राइटिंग के स्ट्रेंथ को डेवलप करें, उस समय हम इसको छोड़ देते हैं और अनावश्यक किताबों को पढ़ के ज्ञान लेने में पड़ जाते हैं। और ज़रूरत, क्योंकि 150 शब्द है तो हमें ज़्यादा ज्ञान की है नहीं, हमें लिखने की ज़रूरत है कि कैसे हम ज़्यादा चीज़ को कम में लिख पाएँ। तो मेरा मानना है कि जो भी लिखें, लिखते रहिए, लिखना ही इसमें सफलता की सबसे बड़ा शर्त है। तीसरा सबसे बड़ा जो अपने दोस्तों को कहेंगे, पेपर अवॉइड करना। आज हमारे देश में एक थोड़ा कहीं ना तो कहीं हम देख रहे हैं कि इतना ऑनलाइन क्रेज बढ़ चुका है कोचिंग का कि सब लोग सीधे बनी बनाए परोसे हुए खाना खाना चाहते हैं, कोई भी पेपर पढ़ना नहीं चाहता है। और पेपर और मैगजीन में अंतर क्या होता है, एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझा दे रहे हैं कि जैसे समझिएगा अभी ऑकस और क्वाड पे डिबेट चल रहा है, बार बार कि ऑकस आ गया कि क्वाड आ गया है। एक लड़का जो अखबार पढ़ता है वो कम से कम 1 महीने में 15 दिन इन दोनों पे डिबेट पढ़ा। तो 1 महीना होते होते लगभग सारे पक्ष उसके सामने आ गए कई एंगल से। लेकिन यदि हम इसको न पढ़ेंगे, हम मैगजीन पढ़ेंगे, तो महीने के बाद केवल एक बार एक पन्ने में मुझे इसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो वहाँ तो मुझे रटना पड़ेगा क्योंकि तो हम जाने नहीं। तो यहाँ पेपर हमें क्या कर रहा है, वो हमें आगे लेके जा रहा है, वो मुझे लीडर के रूप में आगे लेके जा रहा है। तीसरा जो हम लोग सबसे सामान्य गलती कर देते हैं, वो सीसेट को और टेस्ट सीरीज को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज कोई भी कोचिंग लाए, मेरा ये मानना है कि वो सिलेबस के अनुसार लाती हैं कोचिंग। कोई भी टेस्ट सीरीज हो, चाहे मार्केट में जो भी अवेलेबल हो, वो टेस्ट सीरीज सिलेबस को फॉलो करती हैं। तो टेस्ट सीरीज देकर कहीं ना तो कहीं हम अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर ही करते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था कि यदि मुझे 5 मिनट एक पेड़ को काटने के लिए मिलता है तो मैं 4 मिनट धार बनाने में दूंगा। तो वो टेस्ट सीरीज वही काम करता है, हमारी गलतियों को एलिमिनेट करता है, अमेंड करने का मौका देता है। तो इन पे, और सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए तो एक चीज़ पे यदि फोकस करने की बात होगी तो हम कहेंगे कि आंसर राइटिंग पर फोकस करिए। बिल्कुल। तो जिस तरीके से सर ने बताया कि न्यूज़पेपर पे ज़्यादा फोकस करिए, आंसर राइटिंग पे फोकस करिए, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, मैगजीन से ज़्यादा न्यूज़पेपर ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो जिस तरीके से देखा दोस्तों आपने कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन किया है इनसे, तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, थैंक यू सो मच सर। और आशा करते हैं कि आपका जल्द ही जल्द सिलेक्शन हो और आप इस देश का नाम रोशन करें, आगे जाके अपने परिवार का नाम रोशन करें। सो थैंक यू सो मच सर। और ये जिस तरीके से आपने इन सबको देखा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।